फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 2 के प्रकरण 2 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 का अध्ययन करेंगे। थोड़ा याद कीजिए, में आपको एक प्रश्न दिया गया है। भोज्य पदार्थ और उनमें समाविष्ट पोषक तत्व शरीर को किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं? तो दोस्तों, उसका उत्तर इस प्रकार है। भोज्य पदार्थ व उनमें समाविष्ट पोषक तत्व जब शरीर के पाचन संस्थान में पहुंचते हैं तो उसी समय ऑक्सीजन की सहायता से पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार का शरीर के लिए क्या महत्व है? इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। शरीर के अंगों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उचित पोषक की आवश्यकता होती है। पोषण के बिना शरीर की बीमारी, संक्रमण और खराब प्रदर्शन की संभावना होती है। इसीलिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। या हम यह कह सकते हैं, आहार में उपस्थित विटामिन और खनिज शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। एक स्वस्थ आहार कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर की स्थिति में मानव शरीर की रक्षा करते हैं। चौथा प्रश्न है, पाचन संस्था में पाचक रसों का क्या महत्व है? दोस्तों, पाचन संस्थान में पाचक रस सजीवों द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिकों का विघटन कर उन्हें सरल कार्बनिक यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वह आसानी से रक्त परिसंचरण संस्था में अवशोषित किया जा सके और सजीव के प्रत्येक अंगों तक पहुंच सके। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत होता है? दोस्तों, शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन संस्थान कार्यरत होता है। छठवां प्रश्न है, ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में रक्ताभिसरण संस्थान कैसे कार्य करता है? दोस्तों, ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक लेकर जाने का कार्य रक्त परिसंचरण संस्थान ही करती है। सातवां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत चलने वाले कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं और कितने प्रकारों से? दोस्तों, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत चलने वाले कार्य तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु का समावेश होता है। दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसमें कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें हृदय, फेफड़े और आमाशय का समावेश होता है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमारा रह गया था, ये हम देख लेते हैं। स्नायु शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं? दोस्तों, स्नायु को मांसपेशीय ऊतक भी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के क्रियाकलापों को सुविधा प्रदान करना और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, सजीव और जीवन प्रक्रिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। मानव शरीर में अनेक प्रकार के संस्थान निरंतर कार्य करते रहते हैं, जैसे कि पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, और इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण संस्थान कार्यरत होता है। लेकिन दोस्तों, इन सब संस्थानों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है हमारे रोज के भोजन से, जिसमें कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, इन सभी का समावेश होता है। ऊर्जा निर्माण के लिए भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा देने वाले प्रत्येक घटक यह परिवहन संस्थान द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। नियंत्रण संस्थान का इस पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है। यह सभी जीवन प्रक्रियाएं अपने अपने तरीके से सहकार्य प्रदान करती हैं और इन सभी जीवन प्रक्रियाओं के कार्यों के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कार्बोज पदार्थ यह ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है।
कार्बोज से हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है, जिसका हम आगे विस्तार में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आगे थोड़ा सोचिए में हमें प्रश्न दिया गया है, कई खेलों में खिलाड़ी खेलते समय मध्य अवकाश लेकर कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन खिलाड़ी क्यों करते हैं? मध्य अवकाश में खिलाड़ी ग्लूकोज जैसे तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तुरंत रक्त में घुलकर ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन करते समय क्या घटित होता है? श्वसन करते समय हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान ली गई गैस का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? दोस्तों, श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन गैस हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां तंतुकणिका में पहुंचकर ऊर्जा मुक्त करने का कार्य करता है, अर्थात ग्लूकोज के विघटन का कार्य करता है। आगे पृष्ठ क्रमांक 13 पे आपको मानवीय श्वसन संस्थान की आकृति दी गई है और साथ में कहा गया है नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके नामांकित कीजिए। बच्चों, यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है और इसी प्रकार आपको उनका नामांकन करने के लिए आता है, इसलिए इस आकृति का बनाने का प्रयास आप जरूर करिए। सजीवों में श्वसन क्रिया शरीर स्तर और कोशिका स्तर इन 2 स्तरों पर होती है। शरीर स्तर पर होने वाले श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों का शरीर और आसपास के वायुमंडल में लेन देन होता है, और कोशिका स्तर में होने वाले श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से या ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण किया जाता है। आगे आपको प्रश्न दिया गया है, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के क्रमशः कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये सभी परमाणु कौन से रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? दोस्तों, यह सभी परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजकीय बंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि इनमें सभी अधातुओं के परमाणु हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी अणु का ऑक्सीकरण अर्थात क्या होता है? किसी अणु का ऑक्सीकरण का अर्थ होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का मिलना या उसमें से हाइड्रोजन का निकल जाना, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कम करने का कार्य या इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य अधिकतर धातु तत्व ही करते हैं। दोस्तों, आगे जो हमारा टॉपिक है उसमें प्रश्न है कि कोशिकीय स्तर का श्वसन किसे कहते हैं? हमारे द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों में स्थित कार्बोज का उपयोग मुख्यतः दैनिक जीवन में आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। इसके लिए ग्लूकोज इस कार्बोज का कोशिका में विभिन्न चरणों में विघटन होता है। यह ऑक्सीकरण कहलाता है। इसे ही कोशिका स्तर का श्वसन कहते हैं। सजीवों में कोशिकीय स्तर पर होने वाले श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनॉक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन में 3 चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। पहला है ग्लूकोज का विघटन, जिसे ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। दूसरा है क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं इसे। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला या फिर एटीसी रिएक्शन भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं ग्लूकोज का विघटन अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। कोशिका द्रव में होने वाली इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर पायरुविक अम्ल, एटीपी, NADH2 और पानी, इन सभी के 2-2 अणु बनते हैं। बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटिल को एंजाइम अम्ल इस अणु में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु
बनते हैं। दूसरा चरण है हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। एसिटिल को एंजाइम ए के अणु तंतु कणिका में जाते हैं, जहां उन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या चक्रीय अभिक्रिया चलाई जाती है। इस अभिक्रिया द्वारा एसिटिल को एंजाइम ए के अणु में स्थित एसिटिल का पूरी तरह से ऑक्सीकरण किया जाता है और उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NaDH2, FADH2 और ATP के अणु प्राप्त होते हैं। तीसरा चरण है हमारा इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया, ETC रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया भी तंतु कणिका में ही होती है। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं के समय बने NaDH2 के प्रत्येक अणु से 3 और FADH2 के प्रत्येक अणु से 2 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में ATP के साथ साथ पानी के भी अणु बनते हैं। इस प्रकार ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण अर्थात विघटन होता है और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के अणु भी बनते हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए हम इस आकृति में देखते हैं। कोशिका द्रव में सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में रूपांतरण होता है और उसके बाद पायरुविक अम्ल का एसिटिल को एंजाइम में रूपांतरण होता है। एसिटिल को एंजाइम तब प्रवेश करता है तंतु कणिका में। तंतु कणिका में प्रवेश करने के बाद एसिटिल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जहां पर उसके एसिटिल का ऑक्सीकरण किया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NaDH2, FADH2 और ATP के अणु प्राप्त होते हैं। अब NaDH2 के प्रत्येक अणु से 3 और FADH के प्रत्येक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं और यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला में होती है। अंत में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु भी बनते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन के अणुओं का भी ऑक्सीकरण होकर एसिटिल को एंजाइम के अणु का निर्माण होता है और फिर वो एसिटिल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं और अंत में इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यह प्रवाह तालिका एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। आप इसे भी बनाने का और इसे भी अच्छी तरह से फिलअप करने का ज़रूर प्रयास करिए। आइए अब आगे देखते हैं कि ATP क्या है। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा से समृद्ध एक ऐसा अणु है जिसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। इन ATP के अणुओं का कोशिका में आवश्यकता अनुसार संग्रह करके रखा जाता है। रासायनिक दृष्टि से ATP यह एडिनोसिन राइबोन्यूक्लिकोसाइड से बना ट्राइफॉस्फेट का अणु है, जिसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु, राइबोज यह पेंटोज शर्करा और 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार ATP के फॉस्फेट अणुओं के बीच का बंध तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसलिए ATP को ऊर्जा का चलन या करेंसी कहते हैं। दोस्तों, ATP का जब विघटन होता है अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा कम होती है, तो ATP जो होता है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एडिनोसाइन जो ट्राइफॉस्फेट है अब वो ADP यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और अधिक ऊर्जा खर्च होने पर वो AMP यानी अर्थात एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। भूखमरी, भूख हड़ताल जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में अगर शरीर में कार्बोज पदार्थों का संग्रह कम हो गया तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का उपयोग किया जाता है। स्निग्ध पदार्थों का रूपांतरण स्निग्ध अम्ल में और प्रथिनों का रूपांतरण अमीनो अम्ल में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल और अमीनो अम्ल को एसिटिल को एंजाइम A में रूपांतरित किया जाता है और एसिटिल को एंजाइम A के अणुओं का क्रेब्स चक्र अभिक्रिया में द्वारा
तंतु कणिका में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय।